बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? इको तो नहीं कर रहा है? हाँ, मेरे पास दो बच्चों का आंसर आया हुआ था, अनुषा और श्रेया। बाकी लोगों ने मुझे कोई आंसर नहीं भेजा, तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? क्या तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया या फिर तुम्हें समझ ही नहीं आया? हम्म। बोलिए भाई। हम्म। तो बेटा आफिया, क्लास की जो मैंने कल क्लास में होमवर्क दिया था उसको ट्राई किया था घर पे आपने? क्या मैं ऑडिबल नहीं हूँ तुम लोगों को? हेलो। हाँ, होमवर्क हमारे नंबर पे सेंड करना था बेटा, क्योंकि अभी कोई ग्रुप आपका ऐसा क्रिएट नहीं हुआ जिस पर आप लोग होमवर्क सेंड कर सको। उसको हम क्रिएट करवा देंगे। चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बातें कर ली थी उसमें हमने बताया था कि यार कैसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को लिखते हैं एसआई सिस्टम में, और किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं इनका डायमेंशन कैसे लिखते हैं, और डायमेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इतनी बातें तो मैंने बता दी थी। और जहाँ तक करेक्शन की बात है, हम लोग लास्ट में करेक्शन की बात करेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है बेटा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जिनका रोजा चल रहा है, ठीक है, तो उनको 5:30 to 7 के बीच में प्रॉब्लम होती है। ठीक,
तो इसलिए मैं इस टाइम को फ्री स्लॉट भी कर दिया हूँ, बात नंबर एक। दूसरा, आपका जो रेगुलर क्लास चल रहा था, डेली जो क्लासेस चल रही थी, 3 क्लासेस पर डे हो रही थी ना, 3 क्लासेस, तो उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन आपका 50 मिनट का ही था। बट अभी हमने जो ड्यूरेशन बढ़ा दिया है वो 1 आवर 30 मिनट की एक सिंगल क्लास होगी, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे आपकी होती थी, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे। तो इससे बेनिफिट एक हम लोगों के साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा कि कोई एक सब्जेक्ट का अच्छा खासा टॉपिक हम आराम से कवर कर पाएंगे, जिसमें छूटेगा नहीं और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो दोनों बेनिफिट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इस चेंजेस को किए हैं। आज आज आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही होंगी, आपको आपके मैसेज में गया होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम्म केमिस्ट्री की क्लास में मजा आ रहा है? खूब सारे एनिमेशंस देख रहे हो तुम लोग? चलो, जब हम बात करते हैं किसी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करते हैं, तो देखो इसके कुछ रूल्स हमें समझने पड़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर पहचान पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीडिंग में। आपको पता है मेजरमेंट, मेजरमेंट की जहां तक बात करी जाती है, जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं बेटा, तो उस इंस्ट्रूमेंट से जब मेजरमेंट करते हैं तो आपको पता है जैसे कि कितने प्लेस, डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक वो मेजरमेंट वैलिड है और कितने प्लेस तक उस मेजरमेंट को लिया जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ कि हमारे पास एक अगर स्केल है और ये सिंपल मीटर स्केल है, यहाँ पर आपको दिखता है क्या, 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर आ जाता है क्या, 1। और ये कौन सा स्केल है बेटा, सेंटीमीटर स्केल है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो किसके बराबर है, इसकी लेंथ कितनी है, बताओ। ये लेंथ कितने के बराबर है, ये सेंटीमीटर स्केल है, तो यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ, फिर आगे ऐसे कंटिन्यू होगा 1 2 3 4 5। इस टोटल लेंथ की वैल्यू कितनी है 0 से 1 तक की, क्या बोला जाता है बेटा इसको, 1 सेंटीमीटर। आ रही मेरी आवाज आप लोगों को ना प्रॉपर? बेटा रिस्पॉन्स करते रहो, हाँ रिस्पॉन्स करते रहो, तभी मजा आएगा क्लास में, अदरवाइज मजा नहीं आएगा क्लास में, ये मान के आप चलो। तो मैंने कहा क्या कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे कि द लेंथ ऑफ फ्रॉम 0 to 1, इस लेंथ की वैल्यू कितनी है। आपने कहा सर इस लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर इस लेंथ में से जो सबसे छोटा पार्ट है, एक पार्ट का, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर, 10 डिविजन्स, ठीक है। हाउ मेनी डिविजन्स, इफ आई आस्क तो तुम कहोगे सर दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवीजन, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर 10 डिवीजन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन? वेरी गुड, दैट इज 1/10, एंड दैट विल बी इन व्हाट, सेंटीमीटर। तो 1/10 सेंटीमीटर एक डिवीजन की वैल्यू है, ठीक है। क्या हम इस स्केल की अगर बात करता हूं मैं, इस स्केल की, तो द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, है ना, लेंथ जो आप मेजर कर सकते हो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, दैट विल बी 0.1 सेंटीमीटर। कैसे, जो सबसे छोटा डिवीजन है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन, उस डिवीजन की जो वैल्यू होती है उसे क्या बोला जाता है बेटा, द मिनिमम मेजरमेंट दैट वी कैन टेक फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट से जो छोटा सा मेजरमेंट हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमने मेजरमेंट लिया, इसी वैल्यू को, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या बोला जाता है, एक नया नाम आपको मैं सिखा रहा हूँ जिसे कहा जाता है लीस्ट काउंट। आई थिंक आप लोग सीखे भी होंगे, क्लास 10th में आपको बताया गया था। जैसे आपके पास एक वोल्ट मीटर हुआ करता था, है ना, और अमीटर हुआ करता था, याद है प्रैक्टिकल फिजिक्स में। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती थी, 1 2 3 4 एंड 5। व्हाट इज द, और ये सब किसमें है, ये वोल्ट मीटर है, वी। तो व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन टेक फ्रॉम इट,
द मिनिमम मेजरमेंट कितना ले सकते हो बेटा आप? जीरो तो कोई मेजरमेंट ही नहीं है ना, जीरो तो सिंपल मेजरमेंट है। मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो? जैसे मान लो आपका नीडल यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू कितनी होगी? अगर नीडल यहाँ पर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू 0.5। कोई और मुझे बताएगा? थोड़ा और एक्यूरेट बताओ। बताओ बताओ बताओ, कोई और बताए। 0.65, बहुत बढ़िया, 0.65। और कोई मुझे बताएगा? थोड़ा और एक्यूरेट जा रहा है बच्चा, एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रहा है। जस्ट टेल मी द नंबर। चलो, ये 0.5 किसने बताया? अनुषा तुमने बताया, ठीक है। और ये किसने बताया भाई, क्या नाम बताया बेटा आपने? उदित, उदित। हाँ, उदित ने बताया कि भाई ये 0.65 होगा, और अनुषा ने बताया कि भैया ये 0.5 होगा। अब दोनों लड़ लिए एक दूसरे पे। अनुषा कह रही नहीं, मेरा वाला मेजरमेंट बिल्कुल सही है, हमारी आंखें ज्यादा अच्छी हैं, है ना। उदित कह रहा नहीं, तुम्हें तो चश्मा लगा है, मेरी आंखें ज्यादा अच्छी हैं, है ना। तो इन दोनों में से ज्यादा करेक्ट कौन है, ज्यादा सही कौन है? ठीक है, तो मैं राजवर्धन से बोल रहा हूँ। राजवर्धन बताओ भैया, दोनों में से कौन ज्यादा सही है? उदित ज्यादा सही है क्योंकि उसको चश्मा नहीं लगा है। अच्छा, डबल डेसिमल प्लेसेस में है बेटा। मैं बताऊं तो इन दोनों ने ही, जानते हो, इन दोनों ने ही गलत रीडिंग ली है। इन लोगों ने रीडिंग कैसे ले ली भैया? अपने मन से। यहाँ लिखा हुआ है क्या कि 0.6 है या 0.5 है? लिखा हुआ कुछ वैल्यू दिख रहा है तुम्हें क्या यहाँ पे? तो कोई जब लिखी हुई वैल्यू ही नहीं है तो किस कॉन्फिडेंस से तुम बोल रहे हो कि भाई ये जो है ये बिल्कुल सही है या गलत है? अब इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है आज से। इसी चीज को आपको बिल्कुल फोकस रखना है कि जब भी आपके पास जो मिनिमम मेजरमेंट जो आप ले सकते हो बेटा, यहाँ पर जब तक कोई मार्क नहीं होगा, कोई वैल्यू लिखी ना हो, बिना मार्क के आप वैल्यू कैसे लिख सकते हो बोलो? यहां से या तो तुम क्या मेजर कर सकते हो, 0 से 1 तक का मेजरमेंट ले सकते हो, 0 से 2 तक का मेजरमेंट ले सकते हो, 0 से 3 तक का ले सकते हो, 4 तक का ले सकते हो, या 5 तक का ले सकते हो, बोलो। मतलब या तो आप 1 वोल्ट मेजर कर सकते हो, या तो आप 2 वोल्ट मेजर कर सकते हो, या तो आप 3 वोल्ट मेजर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे 1 2 3 4 5 के अलावा अगर आपने कुछ भी लिखा, लाइक 0.1 0.5 कुछ भी ऐसा, तो ये सब क्या है? इसे हम हिंदी में अंधी कहते हैं बेटा। मतलब बिल्कुल तुमने बस एक गेस किया है ना। ये तुम्हारा एक गेस वैल्यू है। अनुषा ने भी गेस किया और उदित ने भी गेस किया, है ना। और दोनों में से किसका गेस ज्यादा सही है, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि बेटा तुम इससे कम मेजर कर सको। तो व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट का? 1 वोल्ट। ओके, कम से कम क्या मेजरमेंट ले सकते हैं बेटा? 1 ले सकते हैं। जीरो तो कोई मेजरमेंट ही नहीं हुआ, जीरो इज नो मेजरमेंट। so the minimum measurement that we have taken is 1 volt. Are you getting this? ओके, थोड़ा सा एक और लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में लेकर चलते हैं। हमने कहा कि चलो यही जो वोल्ट मीटर अभी तुम्हें दिख रहा था बेटा, उसी वोल्ट मीटर में यहाँ पर ये जीरो, ये है 0, ये है 1, ये है 2, 3, 4 एंड 5। चलो 5 है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सबको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वहां लिखा कुछ भले भले ही ना हो, ठीक है, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। अब बताओ मिनिमम तुम मेजरमेंट कितना ले सकते हो यहां से यहां तक का? दिस मेजरमेंट। हाँ, तो हमने कहा क्या कि 1 वोल्ट को अब मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जो छोटा से छोटा मेजरमेंट हम ले सकते हैं वो क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट, दैट इज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.5। व्हाट इफ वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स? तब लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? तो 0.1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कह दूं क्या, और यूनिट क्या होगी? वोल्ट। मिनिमम कितना मेजरमेंट ले सकते हो? इतने वोल्ट। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने इसको 20 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, तो व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट? 1 वोल्ट इज डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स, दैट इज 0.05। अब देखो यहां पर जो ये लीस्ट काउंट आ रहा है बेटा पॉइंट में, है ना, ये चीज बताता है क्या कि जब भी आप मेजरमेंट लोगे, है ना,
वो मेजरमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर हमने इस वाले जो जिसका लीस्ट काउंट कितना है बेटा 0.1 है, मैंने इस इंस्ट्रूमेंट से एक मेजरमेंट लिया जिसकी वैल्यू आई कितनी 2.415 वोल्ट, क्या वो सही बोल रहा है बेटा? क्या वो जो वैल्यू दे रहा है वो सही बोल रहा है? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक वैल्यू हो सकती है? मिनिमम कितना हो सकता है? 1 प्लेस तक हो सकता है। वाई? बिकॉज इट्स लीस्ट काउंट इज 0.1, जबकि अगर इससे लिया होता तो ये यहां तक सही हो जाता 2.45 या 41 या 42। आर यू गेटिंग दिस? अब बात आती है जब सिग्निफिकेंट फिगर की, तो हमारे पास मान लो कोई भी नंबर लिखा होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो डिजिट दी गई है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने डिजिट तक हैं। तो इसको कैसे समझते हैं, इसके लिए रूल्स मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। रूल्स दो टाइप के रूल होते हैं। पहला फॉर नॉन जीरो डिजिट्स, और दूसरा रूल होता है क्या, रूल नंबर 2 फॉर जीरोज। अब बात आती है क्या कि यहां पर नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं तो ऑल नॉन जीरो, है ना, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। कहीं भी किसी भी रीडिंग में लिखा गया होगा तो क्या हो जाएगा, वो सिग्निफिकेंट होंगे। जबकि जीरोस की जब बात करते हैं तो जीरोस के लिए कई सारे रूल्स आ जाते हैं, जैसे रूल नंबर 1, है ना, कोई भी ऐसा जीरो जो किसी नॉन जीरो के बीच में आ रहा हो, एनी जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस will be significant. For example, मैंने कहा क्या 2.034, how many significant figures are there? 4। हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इस जीरो को भी कैलकुलेट करेंगे, ये भी होगा ये भी होगा। किस नॉन जीरो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, और ये जीरो ऑलरेडी बीच में आ गया तो कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने कहा 2 3 4 ऐसे लिखा हो, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 3। ठीक है, हमने कहा कि 2304.4, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा अच्छा बताओ 0.024, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ओनली 2। हाँ, यही रूल होता है रूल नंबर 2 बेटा। रूल नंबर 2 कहता है क्या कि एनी लीडिंग जीरो, मतलब किसी भी नॉन जीरो के पहले आने वाला जो जीरो होता है ना, वो जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? मतलब आपके पास यहां पर लिखा हुआ 0 पॉइंट, क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैं रूल रूल नंबर 1 समझ में आया, नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट लिए जाएंगे। एग्जाम्पल बताया तो बेटा, यहां पर देख 2 3 4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, क्योंकि सबके सब क्या है, नॉन जीरो। अच्छा बताओ नंबर्स कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हाउ मेनी नॉन जीरोज आर देयर, ये सब के सब क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन जीरोज कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी बचा क्या, एक जीरो बचा। तो नॉन जीरोस कहीं भी दिखेगा वो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। अब बात आती है जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा, जीरो को हम सिग्निफिकेंट कब मानेंगे। तो उसको जीरो को सिग्निफिकेंट मानने का क्या सबसे पहला रूल है कि अगर कोई भी जीरो किन्हीं दो नॉन जीरोस के बीच में आता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट ही मानेंगे। रूल नंबर 1 समझ में आ गया। रूल नंबर 2 कहता है क्या कि एनी लीडिंग जीरो, ठीक है, मतलब किसी भी नॉन जीरो के पहले अगर आ रहा है कोई भी क्या जीरो, और उसके पहले कोई और नॉन जीरो नहीं है, तो जितने भी ये हो गया ये हो गया ये सब क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, थर्ड रूल पे आ जाते हैं। थर्ड रूल, एनी
मैंने बोला बेटा कि कभी भी किसी भी नॉन जीरो के पहले आने वाले जितने भी जीरोस होते हैं वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जब भी आप काउंट करोगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो वहां पर ये जीरोस नहीं काउंट किए जाते हैं, समझे? हम्म। एनी ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस में दो कैटेगरी आ जाती है, जैसे कौन कौन सी देखो। पहला, आफ्टर डेसिमल, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि 2.300, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? तो ये जो जीरोस है ना यहाँ पर, ये और ये, दे विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे बेटा? सिग्निफिकेंट जीरोस कहलाएंगे, है ना। 230.00, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 5। द आंसर इज 5, बिकॉज यहां पर इस नॉन जीरो के बाद जो आने वाले जीरोस होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। बट द कंडीशन इज यहाँ डेसिमल कहीं ना कहीं लगा होना चाहिए। अभी एक इसी में एक एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे अगर मान लो हमने कह दिया क्या कि अच्छा बताओ 2400 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? आंसर क्या होगा, 2 या 4? आंसर इज 2। वाई? बिकॉज देयर इज नो डेसिमल, बट यहां पर मैं डेसिमल लगा के एक जीरो बढ़ा दिया, तो अब कितने हो गए बेटा? 5। समझ आई बात? रूल नंबर 1, बेटा देखो हमने क्या बोला, 2 वाले में मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ट्रेलिंग जीरो जो बाद में आते हैं, मतलब किसी भी नॉन जीरो के बाद जो जीरोज आते हैं, है ना, किसी भी नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरोज आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनकी बात दो तरीके से करी जा सकती है। अगर डेसिमल प्लेस है, डेसिमल है अगर लगा हुआ, तो डेसिमल लगने के बाद जितने भी जीरोज आते हैं दे ऑल विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। रीजन इसका मैं बताना चाहूंगा। रीजन इसका देखो क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। रीजन ये है कि यहाँ पर 2400 अगर लिखा हुआ है, केवल 2400 लिखा हुआ है, तो ये मुझे लीस्ट काउंट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। बट अगर यहाँ पर 0.0 लिख दिया तो मैंने कहा क्या कि भैया इसका लीस्ट काउंट डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक है कि नहीं है, बोलो, है ना। तो यहां पर ये जो डेसिमल अगर लग जाता है तो नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो क्या हो जाते हैं, सारे सिग्निफिकेंट काउंट हो जाते हैं, ठीक। अब यहीं पर लास्ट रूल जो आ जाता है, ए बी सी उसके बाद डी आ जाता है। डी क्या कहता है भाई? डी कहता है, बहुत सिंपल सा है, कि जैसे हमने कहा 240, सर हम इसको कैसे पहचाने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो हमने कहा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। कैसे लिखिए? 2.4 इंटू 10⁻³ क्या लिखेंगे इसको? 2.4 इंटू 10⁻माइनस या +3। तो ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस नंबर, ये नंबर बताता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर बेटा? यहाँ पे हम इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेंगे, केवल 2.4 है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? ओनली 2। तो क्या हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल याद हो गए? जल्दी से याद कर लो रूल। पहला, सारे नॉन, हाँ बोलो। तो वही तो मैंने बोला कि एक आफ्टर डेसिमल, मतलब अगर वहां डेसिमल प्लेस यूज हो रहा है और अगर वहां पर डेसिमल प्लेस नहीं यूज हो रहा है, लाइक 2400, ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट ये था। और इसी का स्पेशल केस बन गया क्या, डी, कि अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है तो राइट देम इन साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में ये जो नंबर होता है 2.4 10 टू द पावर के पहले, यही नंबर आपको क्या बताता है बेटा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर। ओके। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में रूल्स याद हो गए। जल्दी जल्दी हम लोग रूल्स याद कर लेते हैं। देखो, रूल नंबर 1 याद रखो, नॉन जीरोस क्या होंगे बेटा? दे विल बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। कोई भी जीरो जो बिटवीन जीरो जो होगा, बिटवीन जीरोस, वो कैसे होते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट। थर्ड, जो लीडिंग जीरोस होते हैं,
लीडिंग जीरोस वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। चौथा, ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे, हाँ बोलो, दे विल बी सिग्निफिकेंट कब, इफ देयर इज अ डेसिमल, ठीक है, एंड दे विल बी नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल, ठीक। एंड फिफ्थ रूल इज कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखा हुआ है 2.40 इंटू 10⁻³ तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी देयर, हम इसमें देखेंगे। हाँ, तो ये जो है ना, इसमें इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। चलो, अब ये कहानी तो आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी देता हूँ, सभी लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैसेज के थ्रू बताएंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सभी लोगों को टाइम जो दिया जा रहा है केवल और केवल 30 सेकंड का दिया जाएगा एक क्वेश्चन में। मैंने कहा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 2.4030, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ मैसेज करना बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 5 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2.4040 10⁻⁻7, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगेन द सेम आंसर, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.230, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। हमने लिख दिया क्या कि 2400.00, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक और जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ओके इस बार आप काफी कंफ्यूज हो गए सब लोग, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, आंसर जिसका 4 है उसका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी लोगों का गलत है। देख यहाँ पर हमने कहा ये कौन से जीरोस होंगे, लीडिंग जीरोस, और ये कौन से होंगे, ट्रेलिंग जीरोस, और यहाँ पर क्या है, डेसिमल प्लेस है। तो क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 और 4, तो आंसर इज 4। समझ आई बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने कहा 0.0204 इंटू 10⁻³ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, चलो बढ़िया बढ़िया, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, ओके गुड 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 गुड। तो हमें समझ में आ गया भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। समझ आई बात, क्लियर है भाई। चलो, अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाता है तो आप ये पता कर सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास एक प्रोसेस होता है क्या, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या तो ऐड करना होता है या तो क्या करना होता है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना होता है। या तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, है ना। दो प्रोसेस होते हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं क्या, एलजेब्रा, किसका, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एलजेब्रा क्या होगा, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा क्या कि ऐड टू नंबर्स, ऐड किसको किसको ऐड करना है, 2.30 और 2.430, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर 4.730, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या ये सही आंसर है, चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर 2.3 और 2.40, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, करके एक बार मुझे बताओ।
5.520। अब देखो यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए इसी को हम लोग किस तरीके से देखते हैं साइंस में जब मेजरमेंट करते हैं बेटा, स्पेशली फिजिक्स में जब आप मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी भी अगर आपसे कभी एग्जामिनर या आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने जा रहे हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको कई सारे मल्टीप्लीकेशंस करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज मेजर्ड बाई टू डिफरेंट, है ना, जो उसकी लेंथ है और जो उसकी वेड्थ है, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जा रहे हैं। एक इंस्ट्रूमेंट से उसकी वैल्यू आ रही है क्या, लेंथ की 2.40 और वेड्थ आ रही है कितनी 2.3। तो व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या होगा, तुम कहोगे सर L इंटू बी कर दें, मैंने कहा बिल्कुल, और आंसर क्या लिखोगे 5.20, है ना। जब ये आप लिखोगे बेटा तो ये लिखने पर आपका जो एग्जामिनर होगा जो आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम देख रहा होगा वो कहेगा बेटा तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, इसके बारे में वो सोचेगा। कैसे सोचेगा ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान रखना क्या रूल्स होते हैं। ये सब रूल्स ही हैं, बहुत नई चीज नहीं, कुछ बस याद रखने वाली चीज है। ए फॉर क्या होता है बेटा, एडिशन, और एम फॉर क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास दो एस्पेक्ट होते हैं इनको देखने का, एक लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना होता है और एक होता है क्या, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है। ठीक है, तो देखो ए के बाद आता है कौन, एम, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं बस। डी के बाद कौन आता है बेटा, एस, याद है, मतलब ए एम डी एस, ऐसे याद रखोगे। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो किस चीज का ध्यान रखना है बेटा, लीस्ट डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है। और अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हो तो किस चीज का ध्यान रखना है बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। मतलब हमने यहाँ पर दो नंबर्स को जोड़े, एक इसको जोड़ा एक इसको जोड़ा, तो हमारा जो आंसर आएगा उस आंसर में क्या होना चाहिए, लीस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए। लीस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब क्या, इसमें और इसमें से किसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस है, बताओ। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक और दो, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक दो और तीन, तो मेरे आंसर में क्या होना चाहिए, कितने डिजिट होने चाहिए आंसर में बताओ, केवल दो। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा 4.73, और जीरो को नहीं लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर एक्चुअल होगा। ठीक है, अभी तक जो तुम लोग कर रहे थे उसमें तुम्हें कभी टेंशन नहीं हुई कि क्या हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब आप फिजिक्स 11th स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। आपका आंसर इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो किसका ध्यान रखना बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का। तो बताओ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, यहाँ पर थ्री। तो मेरे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, दो या तीन, दो होने चाहिए। अभी मेरे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, फोर, है ना। फिर तो यार मेरा आंसर गलत है, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने को क्या बोल सकते हैं बेटा, राउंडिंग ऑफ, है ना। इसे हमें राउंड ऑफ करना सीखना पड़ेगा। तो इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, पहले ये समझ लेंगे, फिर हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, बोलो। तो क्या याद रखोगे, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, यू हैव टू फोकस ऑन द लीस्ट डेसिमल प्लेस। फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, यू हैव टू फोकस ऑन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इस चीज को याद रखोगे, सभी लोग नोट कर लो इस चीज को। देखो आज के क्वेश्चन में तुम्हें मजा आएगा, ठीक है, आज की क्लास में तुम्हें बहुत सारे सवाल करने को मिलेंगे तो तुम्हें मजा आएगा। अब देखो ये सब चीजें हम लोग, ऐसा नहीं है मल्टीप्लिकेशन क्या बचपन में नहीं किए हो क्या, तुम किए हो मल्टीप्लिकेशन बचपन में, लेकिन उस मल्टीप्लिकेशन और इसमें बहुत डिफरेंस है। क्यों भाई, बहुत डिफरेंस है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे बस, आगे आने वाले टाइम में आपको टेंशन नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चलो इसको मैं इरेज कर दूं। हम्म,
तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बेटा, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ बहुत सिंपल सा रूल है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं आप सभी लोगों को पता होगा मुझे लगता है। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक एग्जांपल से ट्राई कर लेते हैं। चलो ठीक है, 2.535379, हमको इसको राउंड ऑफ करना है क्या, 2 डिजिट्स तक या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब यहां तक। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर 9 को हटाएंगे, ठीक है, तो क्या क्या होगा, कोई मुझे बताएगा इसमें। यानी कि तुम कह रहे हो कि 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, अब मैं 8 को रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 हो जाएगा। मैंने कहा अब मैं 4 रिमूव करना चाहूंगा तो यहाँ क्या होगा, एज इट इज रहेगा। बहुत बढ़िया। अब मैं 5 रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, ऐड होगा। कंफ्यूजन। ए बेटा, इसका क्या नाम है यार, एजे जोन्स, तुम्हारा नाम मैं भूल। हाँ, अजितेश, हाँ अजितेश अमार, क्या शेयर कर रहे हो भैया, कहे जैम बोर्ड शेयर कर रहे हो मुझे। अब देखो यहां तुम्हारा कंफ्यूजन है कि अगर सर हम 5 को हटाएंगे तो क्या होगा, एक ऐड होगा या 0 ऐड होगा, है ना, ये कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं सिंपल रूल से। रूल क्या कहता है बेटा, देखो हमारे पास दो ही चीजें हो सकती हैं, इधर जो रिमूव करने वाला नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 5 और दैट नंबर में बी लेस देन 5। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 5 है देन वी हैव टू ऐड +1 इन द प्रीसीडिंग नंबर्स। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, हमें 0 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 5 से छोटा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखा। लेकिन अगर आपके पास n की वैल्यू एग्जैक्टली 5 के इक्वल है, n का मतलब क्या है बेटा, जिस नंबर को आप रिमूव कर रहे हो उस नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अगर एग्जैक्टली 5 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जरा सोचो। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस बनती हैं कि अगर प्रीवियस नंबर यानी कि n-1 जो है वो क्या है, ऑड है। प्रीवियस नंबर क्या है, ऑड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इवन बनाना पड़ेगा। मतलब क्या करना होगा बेटा, 1 ऐड कर देना होगा। और अगर प्रीवियस नंबर क्या है बेटा, इवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यही बेसिक सा रूल है किसका, राउंडिंग ऑफ का। आई थिंक कोई बहुत बड़ा डील नहीं है इसके साथ, बोलो। समझ में आ गया सभी लोगों को रूल, याद हो गया। अब समझते हैं इस रूल को, क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक, हमारे पास 2.4394567832525, ठीक है, इसको मुझे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले किसको हटाएंगे, 5 को। 5 जब रिमूव होगा तो क्या इसमें कुछ ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये इवन है, और इवन है तो उसमें हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने कहा 0 ऐड होगा, कुछ नहीं ऐड होगा। समझ आई बात। तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब 2 को जब रिमूव करोगे तो 2 क्या है, लेस देन 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 को जब फिर से रिमूव करोगे तो क्या होगा, इसका जस्ट पिछला नंबर यानी कि 3 इवन है या ऑड है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 1, means the number will be 2.439456789324, और ये कितना हो जाएगा, 3 की जगह वो 4 हो जाएगा ना। 4 को रिमूव करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 ही रहेगा। अब इस 4 को हटाओगे तो क्या होगा, क्या इसमें कुछ जुड़ेगा, नहीं। 2 को हटाओगे तो भी कुछ नहीं जुड़ेगा, 3 को हटाओगे तो भी कुछ नहीं जुड़ेगा। अब क्या होगा, 9 को हटाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि अब ये क्या हो गया बेटा, खुद 9 हो गया। अब इस 9 को हटाओगे तो इसमें कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा। फिर इसको हटाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, +1, ये 7 हो गया। फिर इसको हटाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 को हटाओगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर
1 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 हो गया। अब यहां पर तुम्हारा ट्विस्ट देखना, 2 4 3 9 5। अब बताओ मुझे, कौन बताएगा? अब मैं 5 को रिमूव करूंगा तो यहां क्या? 2.44 और 0 होगा, ये 5 हटेगा, यहाँ एक ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2.440। अब तुमसे कोई मान लो क्वेश्चन ऐसा ही पूछता कि हमें इसको क्या करना था, इसी क्वेश्चन को पूछ लेता, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसी को राउंड ऑफ करना होता कहां तक? अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो तुम क्या करते? 2.44 लिखते क्या? तुम्हें 0 लिखना पड़ेगा ना बेटा। सो नाउ आर यू गेटिंग दिस, कि ये जो 0 है, जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, उनको सिग्निफिकेंट रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बेटा सीबीएसई बोर्ड वालों, तुम लोगों ने ये सब कभी नहीं पढ़ा होगा, एससी वालों तुम लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन तुम सभी लोगों को अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो बढ़िया। नाउ हम लोगों ने यहां पर बात कर ली, अब 0 को हटाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को हटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी 2.4। समझ गए? सो वी आर कमिंग टू द बैक। सिग्निफिकेंट में हमने कहा था क्या? अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करोगे भैया, क्या देखोगे? लीस्ट डेसिमल प्लेस। और यहां पर क्या देखेंगे हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट। एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। कह रहा क्या कि फाइंड द पेरीमीटर of a rectangular sheet having its length, कितना भैया इसका लेंथ? L जो है वो 2.349 सेंटीमीटर है, एंड जो इसकी विड्थ है वो कितनी है? 2.0105। ठीक है, इसका पेरीमीटर बताना है। तो क्या होता है बेटा? पेरीमीटर S इज इक्वल टू क्या होता है? डबल ऑफ L प्लस बी होगा ना? बोलो। तो क्या करोगे? 2 है, L कितना है? 2.349, और ये कितना है बेटा? 2.0105। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 9, ये कितना हो जाएगा बेटा? 534। बट हमें इनटू क्या करना है? 2 करना है। तो देखते हैं ना, 2 के बाद ये क्या हो जाएगा? 10 9 1, है ना बेटा, और 7 और 8। आई थिंक ये आएगा डबल करने पर, बोलो यही आएगा ना? लेकिन हमारा जो आंसर होना चाहिए, हमारा आंसर जो है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस है यहाँ पर? 3, और यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर है? 4। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए बेटा? क्यों? हाँ हाँ, बस इस चीज का ध्यान रखना, बात नंबर एक। दूसरा, यहाँ पर जो भी नंबर होगा इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखने की जरूरत नहीं होती है, हमें डबल करना हो, ट्रिपल करना हो, या कुछ भी ऐसा करना हो, क्योंकि ये केवल डबल ट्रिपल करने में है, इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ देखना है? यहाँ या यहाँ? तो आपको पहले ही देखना होगा क्या लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। 4.35 क्या हो जाएगा ये?
इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? मेरी बात समझ में आई? हेलो, ये बेटा समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग? अब इसको डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, और ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4.720। क्लियर है? नोट कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक क्वेश्चन तुम लोगों को तुरंत देने वाला हूं। बेटा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 2 का तुमने यहाँ मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली, एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये था कि पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर आपको यहाँ पर क्या करना होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि ये आपने जो एडिशन किया है, पहले उसको क्या किस में रखोगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखोगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? यहाँ पर 4.360। उसके बाद आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दो। बोल भाई। चलो, हमने कहा क्या कि हम्म, चलो हमने कहा लेंथ इस बार मैंने दे दिया क्या? 2.4, और विड्थ दे दिया क्या? 4.394। हालांकि उल्टा दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फाइंड फर्स्ट पेरीमीटर, यानी कि डबल ऑफ एल प्लस बी, और सेकंड एरिया, दैट इज एल इंटू बी, है ना? विद या प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट फिगर तक इसकी वैल्यू जल्दी से निकाल के बताएंगे। मैसेज करोगे आंसर मुझे? ओके, एक आंसर आ गया मेरे पास। राजवर्धन, ओके। श्रेया अग्रवाल फर्स्ट का और सेकंड का, ठीक है। हेलो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ इसीलिए आपको फ़ोन कट किया। आप दिन में कॉल किया करिए मुझे। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ इसीलिए आपको फ़ोन कट कर रहा हूँ मैं शाम को आपको बात करता हूँ, 9 बजे आपको कॉल करूँगा मैं।
ओके, तो चलो पहले का आंसर हम लोग चेक करेंगे। हम लोग को क्या निकालना है भैया, वैल्यू निकालनी है। चलो 13.6, 10.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को s निकालना था, तो s के लिए हमें क्या करना है, डबल करना है, पहले दोनों को ऐड करना है। मतलब हमें l प्लस b पहले निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड आउट 2.4 और 4.394, 497.6 ये आ रहा है। इसको हमें कितने क्या रखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद कितने नंबर रखने हैं, केवल और केवल एक नंबर रखना है। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका हटाओगे तो 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ एक और ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। ये मुझे मिल गया क्या, l प्लस बी अप टू द प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। अब मुझे s निकालना, तो उसको डबल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 6.13। तो दैट विल बी योर आंसर। इतना सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, और मैक्सिमम बच्चों का आंसर मुझे बिल्कुल करेक्ट मिला है। तो इसका मतलब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है, सही जा रहे हो आप लोग। लेकिन अगर दूसरा सवाल इसका देखते हैं, एरिया जो है वो L इंटू बी है ना। लेंथ कितना है, L, L की वैल्यू है 2.4 और मल्टीप्लाई किसको करना है, 4.394 को, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4394 मल्टीप्लाइड बाई 24। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं उस हिसाब से करेंगे, तो 16 हो जाएगा, 36, 37 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 15, 15 हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 17, 17 हो जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 8, 8 3 दूनी 6 7, 4 दूना 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 8 7 15, 15, 8 5 13, 1 14, 7 7 14, 1 15 और 8 1 9 1 10, ठीक है। और 1 2 3 4, 4 डेसिमल लग जाएंगे, 1 2 3 4 डेसिमल यहाँ लग जाएगा। मतलब आपका जो एरिया आया है वो आया है क्या, 10.5456। बट अभी तक ये जो है ये परफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू गिव आवर आंसर अप टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। यहाँ पर कितना है, 4 है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ से क्या करना होगा, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ए बराबर कितना आया, 10.6। क्या अभी हमारा आंसर वैलिड है, नहीं, क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितने हैं, 3 हैं। तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको हटाने के बाद ये नंबर कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1, ठीक है। दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर आंसर विल बी हाउ मच, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको डेसिमल का टेंशन नहीं लेना होगा, आफिया का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आदित्य आनंद, बेटा तुम सभी लोगों का जो 0.6 लिखे हैं, इन लोगों को इस चीज को सुधार करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया, राउंड ऑफ करना हमें समझ में आ गया। बोलो, शुड वी टेक अनदर एग्जांपल। बेटा वही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि आपको ध्यान क्या रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ओनली 2। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 4। वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू पुट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 10.6। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। तो क्या आपका आंसर अभी तक परफेक्ट हुआ, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। समझ गए, ठीक है। एक और सवाल दे देता हूं, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। हमारे पास कह रहा है क्या कि इफ two resistances R1 is equal to how much, 4.950 ohm, और R2 दूसरा रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 4.5 ohm, ठीक। What is the net resistance in series combination, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा
कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं और उसका क्या मतलब होता है, बोलो। तो जल्दी से आंसर मुझे दोगे। ओके, श्रेया अग्रवाल सबसे पहले आंसर आ गया। दीपांशु बढ़िया। उदित प्रताप, अमन वोरा, तुम लोग का पॉइंट से डेसिमल सही है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया। अभी बेटा बता रही हो, पूछ रही हो। चलो, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, यानी कि दोनों को हमें सिंपली जोड़ना है। तो 4.950 को अगर हमें जोड़ना हो 4.5 के साथ, व्हाट विल वी डू, 0, 5, 4, और ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, हमें कितने डेसिमल प्लेस रखना है, डेसिमल के बाद कितने प्लेस रखना है बेटा, ये रखना है। तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या रखना है बेटा, इसको हटा देंगे तो 9 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4। 5 हटाने से यहाँ कुछ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, पहला वाला नंबर इवन है। तो आर आंसर विल बी व्हाट, 9.4 ओम। ठीक, एक छोटा सा और सवाल है, अगर यही रेजिस्टेंसेस R1 जो दिया होता वो क्या दिया होता, 8.5, और R2 जो दिया होता वो 4.395 दिया होता। अब मुझे आंसर बताओ, फटाफट आंसर कर लो इसका। 8.5 दोनों ओम में दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। सीरीज में बेटा, सीरीज में। आप पैरेलल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पैरेलल वाला भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ओके, उदित प्रताप सिंह 13। ओके, आफिया निशा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आफिया तुम्हारा भी। और जिन लोगों ने 13 किया है उनको क्या कंफ्यूजन होगी भाई। अमन बोरा, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आर नेट जो निकालोगे सीरीज में बेटा, तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ना है, 4.395 और 8.5 को। ठीक है, 598.13। ठीक है, अच्छा अच्छा, 12 होगा, हाँ। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12.895। हमने कहा व्हाट विल यू चूज, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर और लीस्ट डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, पॉइंट के बाद कितने नंबर है बेटा, 1। तो हमारा आंसर में क्या होना चाहिए, पॉइंट के बाद कितना नंबर होना चाहिए, 1। उसके पहले क्या आ रहा है मुझे उससे लेना देना नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो व्हाट विल बी द आंसर, इसको आप हटाओगे तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, इसको हटाओगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। गेटिंग दिस, समझ आ गया सबको। तो दीज वर द वेरियस एग्जाम्पल्स जो हम लोगों को देखने थे यहाँ पर, तो उन एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देख लिया। हाँ बोलो बेटा, अजितेश। अरे बेटा यहाँ पर देखो, 12.895 है, 5 को रिमूव करोगे, यहाँ एक ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, 12.90। 0 हटाओगे तो कितना होगा बेटा, 1.89 में अगर यहाँ 1 ऐड करना है यहाँ पर, तो क्या होगा, 0, और इसका एक कैरी कहाँ गया, 9। समझे, ठीक है भाई। अजितेश तुम्हें कुछ पूछना है क्या। हटा दो मैं से। जब लीस्ट डेसिमल लेते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट नहीं देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, जब हम लीस्ट डेसिमल देखते हैं तो वहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट नहीं देखते हैं बेटा, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। हम्म, चलो, अब ये बातें तो हमारे सामने यहाँ पर हो गई। अब एक चीज और है हमारे सामने, वो क्या कहलाता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको आपको समझना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे हमने कोई लिखा क्या, a इंटू 10 टू दावर
बी, है ना। कोई ऐसे हमने जो रीडिंग लिखी वो क्या लिखी, a इंटू 10⁻⁵ b। तो इस b की वैल्यू को क्या बोला जाता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बस ध्यान किस चीज का रखना होता है, द वैल्यू ऑफ a, जो a है इसकी वैल्यू को ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि यहां पर जो हमारे पास ये a की वैल्यू है, इफ a इज लेस देन 5, ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ b होगी वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बट इफ a इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा बेटा, b जो होगा वो b+1 हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बोलो बात समझ में आया। लेस देन और ग्रेटर देन का फंडा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा क्या कि इफ अ रीडिंग r इज इक्वल्स टू 1.14 इंटू 10⁻3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 3 रहेगा। ठीक है, बट अगर यही हो जाए क्या, 5.2 इंटू 10⁻3, तो कितना हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे सर अगर एग्जैक्टली 5.0 हो जाए तो क्या होगा, तो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, 3 ही रहेगा। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, समझ आ गई बात, नहीं आएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू लगा सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए, एक एग्जांपल लेकर चल लो। मैंने कहा बेटा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ये है a अगर लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो जो पावर है वही एज इट इज रहेगा क्या, आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और अगर ग्रेटर देन 5 है तो एक ऐड हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें लेकर चल रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा बताओ एक नंबर लिखा हुआ 24000, ठीक है 000 लिखा हुआ, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑप्शन में दे देता हूँ a, b, c और d। कितना होगा, 3, 5, 4, 6। आंसर कर दो फटाफट, सी ऑप्शन। ओके श्रेया अग्रवाल, सी ऑप्शन। आफिया बेटा 5 नहीं होगा यहाँ पर, देखो एक हटाओगे, दो हटाओगे, तीन हटाओगे, चार, तो ये कितना लिखा जा सकता है इसको, 2.4 इंटू 10⁻4। तो ये नंबर क्या है, पूरा पूरा लेस देन 5 है, हेंस वी डोंट केयर अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द वैल्यू विल बी द सेम। सेम उसी तरीके से हमने एक नंबर दे दिया क्या, 540000, बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, हाँ एक ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वेरी गुड, आप समझ में आया। अजितेश तुम्हें क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। हम्म, चलो बढ़िया। तो आई थिंक हम लोग को इतनी बातें तो क्लियर हो रखी हैं, और इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लेकर चलते हैं। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, इतनी बातें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। और ये सब पार्ट किसके होते हैं बेटा, मेजरमेंट के पार्ट्स होते हैं, और ये सब चीजें हमेशा रेडी होनी चाहिए। वी हैव अटेंडेड टोटल 3 क्लासेस, और इन 3 क्लासेस में आप लोगों ने जो कुछ भी चीजें पढ़ी हैं उन चीजों को मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखा है। नाउ अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है या अगला टॉपिक जो है उसके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन करेंगे आज, और कल हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चला जाए अगला टॉपिक में लेकर चलूं। तो अभी तक में हम लोगों ने केवल और केवल पहला टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, यूनिट्स के बारे में पढ़ा, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा। ये तुम्हें आगे हेल्प करेगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं इसको। अब देखो यहां से तुम्हारी कहानी शुरू होती है असली फिजिक्स की। अभी तक तो तुम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे एक तरीके से,
अब तुम्हारी फिजिक्स की कहानी यहाँ से शुरू होती है सेकंड वाले पार्ट से, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में लेकर चलूं, चलेगा बेटा? थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलना चाहता हूं। मैंने कहा मोशन, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग जानते हो क्या मोशन क्या होता है? आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। व्हाट इज मोशन? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, है ना? जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है ना? तो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा? तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए बेटा, ऑब्जर्वर होना चाहिए। और उसी ऑब्जर्वर को जो हम बोलते हैं, जहां पर वो जिस पोजीशन पर होता है, उस पोजीशन को बोला जाता है क्या, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। क्यों? आप सभी लोग जानते हो कि मोशन जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, या रेस्ट एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पर होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी न किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है पूरे यूनिवर्स में। बोलो, जैसे आप एक बात सोचो कि आप यहाँ पर हो पृथ्वी पर, अर्थ पर, ठीक है, और यहाँ पर है क्या, सन। तो सन पर बैठा हुआ एक इंसान अगर देखे, हालांकि वह इंसान बैठ नहीं सकता है, बट देखे, तो सब के सब क्या होंगे, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। बोलो, पूरी पृथ्वी और पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, है ना? तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। ओके, उसी तरीके से अगर हम अर्थ पर आ जाते हैं, और अर्थ पर एक इंसान यहां खड़ा है और दूसरा इंसान यहां पर खड़ा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अगर मूव कर रहा है, तो इस इंसान के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बोलो, बात समझ में आई? हो सकता है दूसरा इंसान इसके रिस्पेक्ट में क्या हो, इन दोनों के बीच की दूरी चेंज ही ना हो रही हो, तो ये किसमें कहलाएगा बेटा, दैट विल बी इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है मोशन के लिए, सबसे जरूरी चीज क्या होता है, टू डिसाइड कि ये मोशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, कौन ऑब्जर्वर है इसका। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या डिसाइड करना बेटा, ऑब्जर्वर। और आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो जाओगे, यहां पर यू विल बी द ऑब्जर्वर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर कहीं स्पेशली ये नहीं लिखा जाता कि ऑब्जर्वर कौन है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अब तो ये हो गया ऑब्जर्वर की बात। अच्छा, इस ऑब्जर्वर के साथ एक और कहानी है आपकी। क्या? कि अब जो ऑब्जेक्ट है, उसके जो मोशन करने की पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, जैसे हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, किसी को भी ले सकते हो बेटा, आपको पता है ये कौन है, और ये क्या कर रही है भाई, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रही है। इसका पोजीशन पहले ए पर था, अभी कहां पर है, बी पर है। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मतलब पहले इसके पास थी, अभी क्या हो गई भाई, ये दूर हो गई। तो इस केस में हम कहेंगे क्या, कि हाँ ये मोशन कर रही है। लेकिन हम लोग इतना बेसिकली जानते हैं कि ऐसा मोशन कर रहा है, लेकिन अब हम समझते हैं मोशन थोड़ा ब्रॉड वे में, बहुत डिटेल में जानते हैं कि जो मोशन है वो कितने तरीके का हो सकता है। सिंपल, हमारे पास मोशन है, हम्म, और सिचुएशन तीन लेते हैं। पहला सिचुएशन हम लोग लेते हैं ए, और एक हमारे पास थ्रेड है, ये है बी। ठीक, और इस पर हमने एक इंसेक्ट बिठा दिया बेटा। क्या बिठाया, चीटा। चीटा जानते हो ना? बोलो। और मैंने इस चीटे को कहा कि भैया ऐसे तुमने थ्रेड लिया, ऐसे पकड़ लिया, उस पर रख दिया, इसके पास अभी पंख नहीं है ना, ये केवल क्रॉल कर सकता है। तो बताओ किधर किधर वो मूव कर सकता है? वो या तो ए से बी जा सकता है, या तो बी से ए आ सकता है। क्या इसके अलावा कोई इसके पास पॉसिबिलिटी है बेटा? नहीं। ठीक है, मतलब इसके पास केवल इस लाइन पर फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा चलो यार। उसके बाद क्या हुआ, इसी चीटे को हमने एक ऐसे, मेरे पास एक प्लेन था, एबीसीडी प्लेन है, ठीक है, एबीसीडी प्लेन, इसको मैंने यहां पर ऐसे इस चीटे को बिठा दिया। ठीक है, अब बताओ इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। बोलो, या इस पूरे मोशन यहां पर कहीं भी कर सकता है, इस पूरे प्लेन में एक मोशन कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो। लेकिन जरा सोच के देखो
कि जहां पर तुम बैठे हो तुम्हारे रूम में, वो चीटा तुम्हारे हाथ पर है, ऐसे ऐसे हाथ पर है, ठीक है, और इस चीटे के पर निकल आए हैं। आर यू गेटिंग दिस? मतलब तुम कहां पर बैठे हो भैया? अपने अपने रूम में बैठे हो, और इस चीटे के पास क्या निकल आया भाई? ऐसे है, ये तुम अपने रूम में बैठे हो यहां पर, और ये चीटा है, लेकिन अब ये क्या हो गया भाई? इसके पर निकल आए हैं, ठीक है, मतलब दिस चीटा कैन फ्लाई, ठीक। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, मतलब पूरे स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तीनों डायरेक्शन में। थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए कि इसके पास पॉसिबिलिटी क्या थी, केवल और केवल एक डायरेक्शन में मूव करने की। एक डायरेक्शन का मतलब इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसके पास दो पॉसिबल डायरेक्शन है, या तो इधर जाए, मतलब आगे पीछे दोनों की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, या तो इधर जा सकता है या पूरे प्लेन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है इसको? मोशन इन प्लेन बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा? मोशन इन प्लेन। इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोशन इन स्पेस। और इसको एक सिंपल बोल सकते हैं क्या? मोशन इन, क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब इसको थोड़ा और डिटेल में लेकर जाते हैं हम लोग, एक्सिस के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना बेटा तुम लोगों ने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये कौन सा एक्सिस होता था? वाई। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जेड एक्सिस। अरे, हेलो, स्क्रीन गड़बड़ हो रही है क्या? दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? ओके। हाँ हाँ हाँ, लैग हो रही थी। अभी लैग होना बंद हो जाएगा, कुशाग्र भार्गव। ठीक है, अब देखो आते हैं वापस इसमें। हमने कहा ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड एक्सिस है। ऐसे केस में हमारे पास तीन एक्सिस यहाँ पर इन्वॉल्व है। ये जो पहला केस है, इस पहले केस में अगर चीटा केवल एक्स एक्सिस पे मूव करे, ठीक, या फिर केवल वाई एक्सिस पर मूव करे, और या फिर केवल जेड एक्सिस पे मूव करे बेटा। इन तीनों ही केसेस में पॉसिबिलिटी क्या है? इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है केवल और केवल एक में, या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड। जब केवल और केवल एक एक्सिस इन्वॉल्व करता है कोई भी मोशन, तो उसे हम कहते हैं मोशन इन 1D। क्या बोलते हैं बेटा? मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल मोशन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? मोशन इन 1D। आर यू गेटिंग दिस? when any motion involves two axes simultaneously, like x भी इन्वॉल्व कर रहा है और y भी इन्वॉल्व कर रहा है, जैसा कि ये कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? मोशन इन 2D। और अगर साइमल्टेनियसली तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, x भी, y भी और z भी, तो उसे क्या बोलेंगे? मोशन इन 3D। आर यू गेटिंग दिस? 1D, 2D, 3D समझ में आया? तो इस तरीके से मोशन को हमें पढ़ना होता है। इस मोशन के बारे में तुम लोग पढ़ाई कर चुके हो जनरल क्लास 9th में, ठीक है। इसके बारे में 11th में तुम्हें पढ़ना है, और इसके बारे में भी सेम सेम मोशन होता है, इसमें कोई खास स्टडी नहीं करनी है तुम्हें। तो मोशन इन प्लेन तुम्हें 11th में जनरली तुम्हें पढ़ना होगा। बात समझ में आ गई? तो इन नेक्स्ट क्लास व्हाट विल वी डू, वी विल स्टार्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इसको हम लोग फिनिश करेंगे पूरी तरीके से। ओके। और देखो बेटा, मोशन जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है क्या? रेक्टिलिनियर, और एक होता है क्या? कर्वीलिनियर।
मतलब ये किसके हिसाब से डिसाइड होता है बेटा? पाथ के हिसाब से डिसाइड होता है, पाथ। इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर। और अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन नहीं करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? कर्विलिनियर। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें बता दूं, हमारे पास यहां पर एक बॉल है और बॉल को तुमने ऐसे फेंक दिया किसी यू वेलोसिटी से, कैसे मूव करेगा? ऐसे जाके नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा, बताओ? हेलो। इसका पाथ कैसा है बेटा? कर्व्ड है ना, तो कर्व्ड पाथ है, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? कर्विलिनियर। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ ये कौन से कितने डायमेंशन का मोशन है, 1D या 2D या 3D? तो ये क्या है? 2D बेटा। अगर एक प्लेन देखा जाए तो इस प्लेन में ही तो ये पूरा मोशन हो रहा है, देखो। 3D में अगर होता तो ऐसे देखो, यहां पर मान लो ऐसे है, 3D में ऐसे, है ना? तो ऐसे केस में क्या होता है, यहां से चलता, ऐसे जाके ऐसे तुम्हारे सामने आ जाता, मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 तुम्हारे सामने आ जाए। ये क्या होगा? 3D, मतलब फ्री स्पेस में कहीं भी जा रहा है। बट हमने कहा 2D का मतलब यहां से ऐसे गया और ऐसे यहां पर चला आया, मतलब ये सीधा सीधा एक प्लेन में, जैसे एक प्लेन है तो इस प्लेन में ही तो ऐसे जाके ऐसे नीचे गिर जाएगा, बोलो। तो इसलिए ये क्या हो गया? 2D मोशन। तो हम लोग जब पढ़ते हैं यहां पर मोशन इन प्लेन, और भी कैसा? 2D, कर्विलिनियर। अच्छा, चलो, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, बहुत बड़ा सा क्या है? ग्राउंड है। इस ग्राउंड में हमने तुमको कह दिया बेटा कि तुम यहां से इस पाथ पर ऐसे चक्कर लगाओ। तुम्हारा मोशन 1D है, 2D है, 3D है, बताओ? 2D। आर यू गेटिंग दिस? सभी लोगों को पता है 2D। अच्छा, ये पाथ तुम्हारा कैसा है? कर्विलिनियर है। तो ये क्या, ये 2D का कर्विलिनियर वाला मोशन है ना? अब मैंने कहा वही जो बड़ा सा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में मैंने कहा बेटा तुम यहां से सीधे ऐसे दौड़ लगा दो यहां पे, क्या ये मोशन 1D है, 2D है? और पाथ इसका कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, दिस इज अ रेक्टिलिनियर 2D मोशन, है ना? बोलो। यहीं से मैं कह देता बेटा तू ऐसे मूव कर जा, ऐसे, तो क्या हो जाता? रेक्टिलिनियर 1D मोशन। आर यू गेटिंग दिस? बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मोशन का समझना, रेक्टिलिनियर है, कर्विलिनियर है। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछता है बेटा, क्या ऐसे ऐसे तीन चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा ऐसा मोशन हो रहा है, बताओ ये मोशन 1D है, 2D है, तो आप कहोगे सर 2D है। कर्विलिनियर है, हाँ कर्विलिनियर है। तो ऑप्शंस मैच करके देता है। तो एक आंसर आज आपको मैंने सिखा दिया, कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जब भी 1D मोशन होगा, है ना, जैसे 1D, 2D, 1D हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया। 1D में या तो केवल x या तो y या तो z इन्वॉल्व होगा। इसमें x y इन्वॉल्व हो सकता है एक साथ, y z इन्वॉल्व हो सकता है एक साथ, z x इन्वॉल्व हो सकता है एक साथ। और इसमें क्या होगा? x y और z तीनों को एक साथ इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। बड़ी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, तो फाइन। सो दिस वाज अ लेक्चर ऑल अबाउट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के बारे में। आप लोगों का होमवर्क आज का क्या है बेटा? आप लोगों का होमवर्क बस इतना सा है कि आप लोग लॉज ऑफ मोशन, सॉरी, मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करेंगे। मोशन के सारे इक्वेशंस आप रिवाइज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले, है ना? और आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ये आप पढ़ के आएंगे। अगली क्लास में मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा और पैराबोला भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा। चलो, आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, याद रहेगा? पहला मोशन, दूसरा स्ट्रेट लाइन, और तीसरा क्या आपको पढ़ना है भाई, पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक भी पढ़ के आना, मैं पढ़ाऊंगा, काम की चीजें बतानी है मुझे। ये तीन चीजें आपको पढ़ के आनी है। समझ आ गई बात? नहीं भैया, डेरिवेशन वेरिएशन मत याद करना, बस काम की चीजें याद रखो, डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है भी। ठीक है, चलो देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, बाय बाय। ओके बेटा, बाय।
टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। एजी जोन जीएस।
हम्म, नहीं मेरा लोन का बुक्स हो भी जाएगा, बस 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख तो मैंने अभी चुकाया है। हम्म, चलो देख। हाँ, इंटर्नशिप तो कर ही रही है मतलब। चल। हाँ, सुनो अच्छा, मैं क्लास ले लूँ? क्यों?